हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 51 है। 51वां प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। और आज स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग सुन लीजिए कि जो आप अपना कंटेंट तैयार करके चल रहे होंगे, जो आपका एग्जाम होने वाला है एनए का, तो उसमें जो आपका साइंस का वेटेज है 35 मार्क्स का है, जिसमें 5 नंबर की फिजिक्स, 15 नंबर की केमिस्ट्री और 15 नंबर की बायोलॉजी है। तो आप सभी लोग अपना कंटेंट बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि वहाँ पे जो साइंस का वेटेज है आपका बहुत ही काम आने वाला है। इस वेटेज को आप अपना अच्छे से तैयार कर रखें। साथ ही साथ मैथ के 5 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन जीके के, तो ये क्वेश्चन आपका वेटेज है 50 क्वेश्चन का। ठीक है, तो स्टार्ट हम लोग आज करेंगे। मैथ से पहले 5 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग जीके के देखेंगे। क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा 25 है। दो संख्याओं का जो मासा दिया गया बाबू, दो संख्याओं का जो मासा दिया गया 25 दिया गया है, और उनका लासा कितना है? लासा ना देकर उनके दो फैक्टर दे दिए गए हैं। क्या? लासा ना देकर उनके दो फैक्टर दे दिए गए हैं, और उनके फैक्टर के साथ साथ दो फैक्टर हैं 14 और 17। तो कह रहा बड़ी संख्या क्या होगी? उनमें से आपसे कह रहा कि बड़ी संख्या, एक फैक्टर है 14, एक फैक्टर है आपका 17। तो आप ध्यान रखना लाला, क्या ध्यान रखोगे? जो फैक्टर है आपका वो मासा के ही गुणनखंड होते हैं। मासा कितना दिया गया? जो आपको एचसीएफ दिया गया है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया गया, वो कितना दिया गया है? हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर दिया गया है आपको, वो 25 दिया गया है। और साथ ही साथ आप ध्यान क्या रखोगे? जो 25 फैक्टर आपको दिया गया है, उसके जो दो अन्य गुणक दिए गए हैं, जो दो अन्य गुणक दिए गए हैं कितने? 14 और 17। तो साथ ही साथ आपके ये इसी के फैक्टर होंगे। एक दिया गया है 14 और एक दिया गया है 17, यानी आप 25 के हिसाब से देखो, ये हो जाएगा आपका छोटा और ये हो जाएगा आपका बड़ा। या तो आपसे छोटा पूछा जाएगा या तो आपसे बड़ा, यानी छोटी या बड़ी संख्या पूछी जाएगी। ध्यान रखना क्या क्या कह रहा है आपसे? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन सी? 25 इंटू 14, 25 इंटू 17। यहां से देखो 25 सत्ते 175, 17 लग गया कैरी। 25 एकम 25 और 17 कितना? 42। कितना? 42, 42 यानी 425। और अगर छोटी संख्या पूछी जाती तो 25 चौको 100, कैरी लग गए 10। 25 से कम 25 और 10 35। अगर आपसे बाबू छोटी संख्या पूछी जाती तो 350, अगर बड़ी पूछी गई तो 425। अगर बड़ी पूछी गई तो 425। आंसर आपसे क्या? बड़ी पूछी गई, यानी 425 आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 425। ठीक है, अगर बात हम दूसरे की करें, तो क्या कह रहा? कह रहा कि ए एक काम 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए एक काम 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी वही काम 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि कह रहा कि उनके दोनों का क्या, उनके कामों की क्षमता का अनुपात ज्ञात करना हो, तो उनकी पावर क्या है, तो आप क्या करोगे? देखो, ए जो है, ए भाई साहब हमारे एक काम को 10 दिनों में कर लेते हैं, और बी भाई साहब उसी काम को 15 दिनों में कर लेते हैं। क्या? बी उसी काम को 15 दिनों में कर लेते हैं। अगर यहां से आप देखो दोनों का काम, यहां से दोनों का निकलता क्या? टोटल वर्क कह सकते हो। क्या कह सकते हो? टीडब्ल्यू, यानी इन दोनों का टोटल वर्क, कुल काम कितना? दोनों का कुल काम लेने के लिए दोनों का आप लासा लोगे, और लासा कितना? 10 और 15 का आ जाएगा 30। कितना? 30। अगर 10 के हिसाब से कर रहा तो 30 करने में कितना? एक ही क्षमता होगी 3, और अगर बी 15 कर रहा तो इसकी कितनी? 2। तो आपसे क्षमताओं का अनुपात ही पूछा है। क्या पूछा है? क्षमताओं का अनुपात ही पूछा, यानी ए और बी की क्षमता का अनुपात 3:2 हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। जो आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है 3:2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बाबू। नेक्स्ट क्या कह रहा है? देखो, कह रहा कि जिस संख्या का 90% यदि 54 है तो उस संख्या का 30% क्या होगा? कह क्या रहा है कि जिस संख्या का 90% 54 है, जिस संख्या का 90% यदि 54 है, तो उस संख्या का 30% क्या होगा? उस संख्या का 30% क्या होगा? तो समझना क्या क्या होगा। कह रहा कि एक संख्या, हमें नहीं पता क्या संख्या, लेकिन हमने मान लिया कि संख्या हमारी कितनी है? एक्स है। एक्स का आपने कहा 90%, प्रतिशत हटाओ, नीचे 100 चिपकाओ बेटा। अगर आपका 90% की बात कितनी कही गई है, यानी 54 दिया गया। अगर यहां से आपने संख्या निकाल ली तो 54 इंटू 100 बटे 90, 0 से 0 खत्म, 9 से यहां आ गया। अगर आपसे बाबू संख्या पूछी गई होती, अगर तुमसे संख्या पूछी गई होती तो संख्या तुम्हारी 60 आ जाती, लेकिन उसने संख्या ना पूछकर कहा है उस संख्या का 30% कितना होगा। उस संख्या का 30% कितना होगा, यानी 6 कितना हो गया? 18। उस संख्या का
30% कितना हो जाएगा 18, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो राइट हो जाएगा। अगर बात क्वेश्चन नंबर 4 की जाए, क्या कह रहा है? कह रहा है तुमसे एक खिलौना 12% लाभ पर बेचा गया, एक खिलौना 12% के लाभ पर बेचा गया। ध्यान रखना, यदि उसे 33 रुपए अधिक में बेचा जाता, 33 रुपए अधिक में बेचा जाता तो लाभ कितना होता? 14% का होता। हमें नहीं पता, हमें पता कि बउआ क्या उसका जो सीपी है 100% है। हर चीज अपने आप में 100%। अगर किसी चीज को 12% के लाभ पर बेचोगे, मतलब उस वस्तु को तुम कितने 112% में बेचोगे 12% अधिक का मतलब 112%। यदि उसे 14% के लाभ पर बेचा जाता, मतलब 100 से 14% के लाभ पर बेचा जाता, यानी 114 में बेचा जाता। 112 और 114 से तो देखो कितने का लाभ होता, कितने का लाभ होता? 2% का लाभ होता, 2% का लाभ होता। आपके हिसाब से क्वेश्चन में कितने का लाभ होता? उसे 33 रुपए अधिक कीमत पर बेचा गया होता। 2% का मान कितना? 33। 1% का मान कितना? 33/2। तो कह रहा है कि उसके खिलौने का लागत मूल्य यानी सीपी कितना है? सीपी कितना है? तो सीपी कितना माना? 100 माना। उड़ा दो भाई, कितना आ गया? 50, यानी 33 इंटू 50, 5 तिहाई 15 और 1 16, यानी 1650 रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1650 रुपए जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा 1650। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कहा कि अशोक 30,000 रुपए, अशोक 30,000 रुपए एक राशि 5% सरल ब्याज पर उधार लेता है और उसे भास्कर को 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है। यदि दोनों अपना उधार 2 वर्ष पश्चात चुकाते हो तो अशोक का लाभ कितना? देखो बाबू क्या कह रहा है कि 5% पे पहले आपको दिया जाता है साधारण ब्याज पर, उसके बाद वही पैसा दिया था चक्रवृद्धि ब्याज पर। मतलब यहां हो गया आपका एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, और यहां हो गया आपका सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों का ही अंतर कितना है? देखो, अगर 5% के हिसाब से तुम पैसा दोगे तो 2 वर्ष में आपको कितना, अगर एसआई देखोगे 5% के हिसाब से तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर यहां से 2 वर्ष का सीआई देखोगे तो कितना हो जाएगा? 10.25, 10.25। तरीका भी देखा था, तरीका बताया था 2 वर्ष के लिए क्या, 2 वर्ष के लिए क्या 5% के हिसाब से यहां पे 5 रखो, यहां 5 रखो, 10। अब इस 5 का क्या निकालोगे? 5% तो कितना? 0.25, 0.25। बात समझ में आई? 0.25 का मतलब इन दोनों की बात करो, ये हमारा हो जाता है एसआई और पूरा क्या हो जाता है सीआई। ये चार्ट आपको बना लिया। तो 2 साल का देखो एसआई कितना 10, 2 साल का सीआई कितना 10.25। अगर यहां से सीआई और एसआई में अंतर देखोगे, अगर यहां से बाबू सीआई और एसआई में अंतर देखोगे तो अंतर कितने का आ रहा है? अगर अंतर देखोगे तो अंतर आ रहा है 0.25 का। कितने का? अगर अंतर देखोगे तो अंतर आ रहा है 0.25 का। ठीक है, आपको धनराशि क्वेश्चन में दी गई 30,000, कितनी धनराशि दी गई है? 30,000। आपके हिसाब से धनराशि कितनी? 100%, 100% का मान कितना? 30,000। अगर 1% की बात करोगे तो 300, कितना? 1% की बात करोगे 300। अंतर कितने का आया है? 0.25 का। तो 0.25 का मान कितना? दशमलव हटाया, 2 जीरो काट दिए, 25 तिहाई 75। मतलब इसका क्या है? पश्चात चुकाते तो अशोक का लाभ कितना होगा? 75 रुपए। अशोक का लाभ कितना होगा? 75 रुपए। फिर से समझ लेना बाबू, एसआई की बात करें तो 2 वर्ष का एसआई यानी साधारण ब्याज हो जाएगा 10 रुपए। सीआई की बात करें तो 10.25 रुपए। इन दोनों का अंतर कितना? 0.25, 0.25। और 100 का मान तुम्हें दिया गया 30,000, एक का मान कितना? 300। एक का मान अगर 300 तो 0.25 का मान 75, जो 75 आपका क्वेश्चन का राइट आंसर। बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो। क्या कह रहा है? वर्ष 1972 में स्थापित, वर्ष 1972 में स्थापित अहमदाबाद में स्थित दुनिया के सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े, ध्यान रखना क्या कह रहा है? दुनिया के सबसे बड़े पहिला श्रमिक, पहला नहीं भैया महिला श्रमिक होगा। क्या होगा? महिला श्रमिक। ये टाइपिंग बाबू जो हमारे हैं ये बहुत ही खतरनाक व्यक्ति हैं, ध्यान रखना। वर्ष 1972 में स्थापित अहमदाबाद में स्थित दुनिया के सबसे बड़े महिला श्रमिक संघ में से एक हैं, जो निम्न चाय स्वतंत्र रूप से कार्यरत
महिला श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देता है। क्या? महिला श्रमिकों के आधारों को बढ़ावा देता है, अधिकारों को बढ़ावा देता है। ऑप्शन दिया गया समानता और समावेशन केंद्र, श्री महिला गृह उद्योग, या राष्ट्रीय महिला आयोग, या स्व कार्यरत महिला संघ। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा गया है क्या, जो सन 1972 में स्थापित अहमदाबाद में स्थित दुनिया के सबसे बड़े महिला श्रमिक संघ में से वो है आपका स्व कार्यरत महिला संघ। क्या है? स्व कार्यरत महिला संघ, स्व कार्यरत महिला संघ। बात समझ में आई? स्व कार्यरत महिला संघ, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगर बात नेक्स्ट की करें, 7 नंबर है, क्या कह रहा है? कह रहा कि विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। क्या? जो विनिवेश आयोग था, कौन सा आयोग? विनिवेश आयोग। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, क्या? फर्स्ट स्पीकर। क्या कह रहा कि विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी रामकृष्ण थे, मधु दंडवंते थे, या सी रंगराजन थे, या इंदिरा गांधी थी। तो आप ध्यान रखना, जो अपना विनिवेश आयोग था इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे जीवी रामकृष्ण। कौन? जीवी रामकृष्ण। कौन थे बाबू? जीवी रामकृष्ण, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जीवी रामकृष्ण। 7वें का ए ऑप्शन हो जाएगा जीवी रामकृष्ण। ठीक है, तो ध्यान रखना आप, जीवी रामकृष्ण। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना एनए वाला ऐप हो गया। आप सभी लोगों को इसके बारे में सारी जानकारी है, यहाँ से आप सभी के नोट्स परचेज कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स या जीके, इन सारे नोट्स को आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। तो आप सभी लोगों को सारी बातें पता है। टाइम को ना गंवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? क्या? निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? ऑप्शन ए है माता पिता का आज्ञा पालन, दान पुण्य, भ्रात भाव, संघ के प्रति आस्था। तो कह क्या रहा है कि कौन सा धम्म में वर्णित नहीं था? धम्म का मतलब ही धर्म होता है, धम्म का मतलब धर्म होता है। और इसमें जो नहीं था वो संघ के प्रति आस्था नहीं थी। बाकी माता पिता के आज्ञा का पालन था, दान पुण्य था, भात भाव था, लेकिन जो नहीं था कि संघ के प्रति आस्था नहीं थी। क्या नहीं थी? संघ के प्रति आस्था नहीं थी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका, संघ के प्रति आस्था नहीं थी, जो आपका राइट हो जाएगा 8 का 4। ठीक है, अगर बात हम लोग करें 9 की, क्या निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता है? वह एक ऑप्शन कौन सा है जिसमें लॉर्ड डलहौजी का श्रेय नहीं है, बाकी सब में लॉर्ड डलहौजी का ही श्रेय है? तो आप ध्यान रखना, पंजाब का विलय, बंगाल का विलय, सतारा का विलय। क्या आपका जो था पंजाब का विलय, इसमें था बंगाल का विलय और सतारा का विलय। इन तीनों में लॉर्ड डलहौजी का ही आपका श्रेय था, लेकिन जो मैसूर का विलय था, क्या जो मैसूर का विलय, इसमें आपका लॉर्ड डलहौजी का श्रेय नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो इसका राइट हो जाएगा, 9 का 3। अगर बात 10 की करी जाए, क्या कह रहा, इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं? इनमें से पृथ्वी की आकार की तुलना में कौन से छोटे ग्रह हैं? आप सभी लोग जानते हैं, जो पहले ग्रहों की संख्या थी 9 थी, और जो वर्तमान में ग्रहों की संख्या है वह है 8। एक हटा दिया गया है, कौन सा? प्लेटो या प्लूटो कहते हो आप उसको, क्या कहते हो? प्लूटो। इससे प्लूटो, एक प्राग सम्मेलन हुआ था, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में एक सम्मेलन हुआ था, जहां पर इसको हटा दिया गया था। क्यों हटा दिया गया?
ये घूमते घूमते दूसरे की कक्षा में प्रवेश कर जाता था, ये अपना पालन नहीं करता था। जिस तरह अगर आप अपना पालन नहीं करोगे तो आपके साथ भी गलत होगा। तो ध्यान रखना, आप हमेशा अपने काम पर भरोसा करना। जो अपने काम पर भरोसा नहीं करेगा उसके साथ क्या होगा, दूसरा काम ही किया जाएगा। तो वही इसका काम है। 2014 में प्राग, ये आपका एक हुआ था प्राग सम्मेलन, जिससे इसको हटा दिया गया था। पहले इनकी संख्या 9 थी, लेकिन जो वर्तमान में इनकी संख्या 8 हो गई है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल और बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है, ये 8 है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये 8 हो जाते हैं आपके। पूछा गया है क्या, इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं। पृथ्वी के आकार की तुलना में अरुण और मंगल, वरुण और शुक्र, शुक्र और मंगल या वरुण और मंगल। तो जो शुक्र और मंगल है, शुक्र और मंगल है, यानी ऑप्शन नंबर 3 वो इसका राइट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटी है। समुद्र तटीय सीमा जो है सबसे छोटी है, तो किस राज्य की है। गोवा की है, केरल की है, उड़ीसा की है, पश्चिम बंगाल की है। तो आप ध्यान रखना, इस भारत का कौन सा राज्य है जिसकी समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। समुद्र तटीय सीमा छोटी है, कहाँ की है, वो है गोवा की। कहाँ की है भैया, वो है गोवा की। कहाँ की, गोवा की। अगर बात की जाए गोवा की, तो गोवा की राजधानी क्या है, गोवा की राजधानी आपकी पणजी हो जाती है। अगर केरला की बात की जाए तो तिरुवनंतपुरम कर दी जाती है। तिरुवनंतपुरम, ठीक है। अगर ओडिशा की बात की जाए तो भुवनेश्वर हो जाती है। क्या, भुवनेश्वर हो जाती है। अगर बात पश्चिम बंगाल की जाए तो कोलकाता हो जाती है। अगर बात पश्चिम बंगाल की जाए तो क्या, कोलकाता हो जाती। सारी बातें समझ में आई होंगी। गोवा की राजधानी पणजी, केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर एंड पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। ठीक है, पूछा क्या गया, भारत का कौन सा राज्य, तो वह है गोवा, जिसकी समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। ठीक है, क्या कह रहा है कि किशन गंगा जो परियोजना है भारत और किस देश के बीच। तो ध्यान रखना, जो आपकी किशन गंगा परियोजना है, क्या किशन गंगा परियोजना है, ये आपकी 2 राज्यों के बीच है। कौन कौन, एक है आपका भारत और दूसरा है पाकिस्तान। इन दोनों राज्यों के बीच, देशों के बीच है। तो किशन गंगा परियोजना भारत तथा किस देश के बीच विवाद का मुख्य कारण है, तो वो है आपका पाकिस्तान। किसके बीच, पाकिस्तान। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, बांग्लादेश की राजधानी पूछा जाए तो आपसे हो जाती ढाका। क्या हो जाती, ढाका। अगर इसकी करेंसी पूछ ली जाए तो इसकी करेंसी हो जाती है टका। बात समझ में आई। बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका हो जाती है और मुद्रा टका हो जाती है। क्या हो जाती है, ढाका, और करेंसी टका। ठीक, अगर बात नेपाल की जाए तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, काठमांडू। नेपाल की कैपिटल काठमांडू, करेंसी नेपाली रुपया हो जाती है। ठीक है, चीन की बीजिंग, करेंसी यहाँ की रेमनबी कह सकते हो या युआन थी पहले आपकी। ठीक है, तो आप ध्यान रखना सारी बातें। जो इसका सही जवाब होगा पाकिस्तान होगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है। सबसे जो अधिक समय लेता है कौन सा, तो ध्यान रखना, वो है आपका पृथ्वी है, बृहस्पति है, मंगल है, शुक्र है। तो आपको अभी बातें बताई गई कि आपके 8 ग्रह हैं, जिसमें से बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये 8 हैं। जो चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है वो है अपना बृहस्पति, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगर बात 14 की जाए, क्या कह रहा है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच हुई थी। पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी, आप ध्यान रखना क्या कहा गया है, अकबर और हेमू, हेम नहीं भैया, हेमू है। क्या है, हेमू। अकबर और हेमू, अब्दाली और मराठा, हुमायूं और शेषासुरी, बाबर और इब्राहिम लोदी। तो आप ध्यान रखना कि सन 1526 ईस्वी में, कब, सन 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध होता है। कब, पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध
प्रथम युद्ध लिख लो, विश्व युद्ध में प्रथम युद्ध। ठीक है, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था सन 1526 ईस्वी में होता है। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम इब्राहिम लोदी। ठीक है, किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। आप ध्यान रखना, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है कि बाबर के पिता का नाम क्या था। बाबर के पिता का नाम क्या था? तो जो बाबर के पिता थे उनका नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या था? उमर शेख मिर्जा। ये बाबर के पिताजी हो जाते हैं। तो सारी बातें क्लियर हैं। जो पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, यानी 4 नंबर। अगर बात 15 की जाए, क्या है कि किसने भारत की पहली स्वदेशी फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया? राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया बिमल राय, राज कपूर, दादा साहब फाल्के, सत्यजीत रॉय। तो आप ध्यान रखना कि ये दादा साहब जो फाल्के थे इन्हीं ने राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है दादा साहब फाल्के, इसका सही हो जाएगा। अगर बात 16 की जाए, निम्नलिखित में से किन तरीकों यानी प्रक्रमों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो विकिरण विकिरण और चालन दोनों, या केवल विकिरण, या केवल चालन, या केवल संवहन। तो आप ध्यान रखना कि वह कौन है, तो वो है विकिरण। विकिरण जिसमें स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, किसी मोमबत्ती को ज्वाला के पूर्ण दहन के बहाम क्षेत्र का रंग कैसा होता है? किसी मोमबत्ती के ज्वाला के पूर्ण दहन के बहाम क्षेत्र का रंग कैसा होता है? काला होता है, नीला होता है, या नारंगी होता है, या पीला होता है? तो क्या होता है? नीला होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगर बात नेक्स्ट क्वेश्चन की जाए, रमन अपने वाहन में पक्ष दृश्य देखने के लिए पक्ष दृश्य देखने का प्रयोग करना चाहता है, इसके लिए उसे किस प्रकार का दर्पण चुनना चाहिए? तो आप ध्यान रखना, आप कार चलाते हुए जा रहे हो, आपको पीछे का दृश्य देखना है। क्या आपको पीछे का दृश्य देखना है? तो आप हमेशा देखना, आपकी कार की जो ड्राइविंग सीट है और जो कंडक्टर की सीट होती है उसके दोनों की तरफ एक साइड मिरर दिया होता है। साइड मिरर दिया होता है, वो मिरर आपको क्या दिखाता है? जो पीछे का दृश्य होता है, जो पीछे का दृश्य होता है वो मिरर में आपको, उस मिरर में पूरा बड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो आप ध्यान रखना कि जो पीछे का दृश्य होता है वो साइड मिरर से देखा जाता है। और आपसे पूछा जाएगा कि वो मिरर कौन सा होता है, यानी कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तर दर्पण होता है। कौन सा? वो आपका उत्तर दर्पण होता है। तो जो आपसे कहा गया है कि रमन अपने वाहन में पक्ष दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, इसके लिए उसे किस प्रकार का दर्पण चुनना चाहिए? तो उत्तर दर्पण चुनना चाहिए, यानी कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा? दो होते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। तो ध्यान रखना, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अवतल होता है जो कॉनकेव हो जाएगा, आपका कॉनकेव हो जाएगा। ठीक है, एक गेंद में 3000 इकाई का संवेग है। यदि गेंद का वेग दोगुना कर दिया जाए तो गेंद का नया संवेग क्या होगा? सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। संवेग बाबू क्या होता है? संवेग को पी से डिनोट करते हो, वेग वेलोसिटी को आप स्मॉल v से डिनोट करते हो, और आपका जो द्रव्यमान होता है उसको आप m से डिनोट करते हो। तो संवेग के रूप में एक आपका फॉर्मूला बन जाता है, संवेग, वेग और द्रव्यमान के रूप में एक आपका फॉर्मूला बन जाता है। वो जो फॉर्मूला होता क्या है? P बराबर mb। क्या होता है? P बराबर mb। P बराबर mb, जहां पर P आपका संवेग होता है, P आपका संवेग होता है, m आपका मास यानी द्रव्यमान होता है, और v आपका वेलोसिटी यानी वेग होता है। बात समझे? सारी बातें आपके पास है। इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, इसका आंसर आपका कमेंट में चाहिए। क्वेश्चन 20, किसी किरण का परावर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण है। जो आप जानते हो ये आपका होता है अभिलंब, किसी से टकराकर वापस लौटना, ये आपका क्या होता है? तो पूछा जाए कि परावर्तित किरण से अगर आपका अभिलंब पृष्ठ, अभिलंब जो होता है, नॉर्मल जो होता है, पृष्ठ पर मापा गया कोण क्या कहलाता है? आपतन, परावर्तन, विसरण या अपवर्तन। तो जो कोण होता है वो बी, यानी परावर्तन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाओ आप बायो पे। क्या कह रहा कि निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पादप, क्रिया विज्ञानी और भौतिक विज्ञानी है?
फिर से देखना भैया, निम्नलिखित में से शख्सियतों में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पादप क्रिया विज्ञानी और भौतिक विज्ञानी है? दोनों, पादप क्रिया विज्ञानी और भौतिक विज्ञानी सीवी रमन। सीवी रमन आप सभी लोग जानते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में, जिन्हें रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, CNR राव या JRD टाटा, रतन JRD टाटा या JC बोस। तो क्या कहा गया, निम्नलिखित जो आपकी शख्सियतों में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पादप क्रिया विज्ञानी और भौतिक विज्ञानी है? तो इसका जवाब जो होगा आपका हो जाएगा JC बोस। क्या हो जाएगा? JC बोस। तो लिख लेना आप JC बोस, JC बोस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका JC बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 22 कह रहा कि सेब में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है? जो सेब होता है आपका, उसमें कौन सा निम्नलिखित में से पोषक तत्व उपस्थित होता है? तो सारी बातें आपने पढ़ी होंगी। अगर बात की जाए एस, ये सबके प्रतीक हैं। ये है आपका एस सल्फर का प्रतीक, ये है आपका के पोटेशियम का प्रतीक, और ये है आपका Na सोडियम का प्रतीक, और ये है आपका CO यानी कोबाल्ट का प्रतीक। तो सारे प्रतीक आपको पता होने चाहिए। और पीरियोडिक टेबल में आपको 1 से 30 तक के तत्वों के सभी के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, और साथ ही साथ 1 से 20 तक के आपको एटॉमिक वेट यानी द्रव्यमान भार याद होना चाहिए। क्या ये आपको एटॉमिक नंबर याद करने हैं? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, और साथ ही साथ 1 से 20 तक एटॉमिक मास। क्या बाबू? एटॉमिक मास, या आप कह सकते हो द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, ये आपको याद करके रखनी है, और बाकी पीरियोडिक टेबल तो आपको लर्न करके रखना ही है। जो आपसे पूछा गया कि सेब में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है, तो वो होता है हमारा पोटेशियम। क्या? पोटेशियम। और जो होता है आपका 19 पोटेशियम 40। अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात कर लोगे तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है 19, जिसे आप एटॉमिक नंबर को मैंने आपको बताया था कि परमाणु संख्या को Z से डिनोट किया जाता है, Z से डिनोट किया जाता है, और जो एटॉमिक वेट होता है उसको A से डिनोट किया जाता है, A से डिनोट किया जाता है। और साथ ही साथ दो फॉर्मूले भी बताए थे कि Z बराबर P बराबर E होता है। क्या? Z बराबर P बराबर E होता है। अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 19 होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 19 होगी। साथ ही साथ अगर एक फॉर्मूला और बताया गया था, A बराबर P प्लस N, A बराबर P प्लस N, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का जो योग होता है वो उसके द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। हमेशा ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। जो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका पोटेशियम यानी के हो जाएगा। ठीक है, अगर 23 की बात कर लें, किस अंगक को कोशिका का डाकघर, कोशिका का डाकघर कहा जाता किसको? केंद्रक, गोल्जी उपकरण, लवक या राइबोसोम। तो किसको कहा जाता है? आप ध्यान रखना, जो डाकघर होता है वो हमारा गोल्जी उपकरण होता है। क्या होता है? गोल्जी उपकरण होता है। अगर बात की जाए 24 की, अगर बात की जाए 24 की, क्या कह रहा है कि निम्न में से वह कौन सा वंशानुगत रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन, अगर बात तुम पहले रक्त की कर लो, किसकी कर लो? रक्त की कर लो। तो रक्त की बात अगर करोगे तुम, तो बस ये ध्यान रखना कि रक्त परिसंचरण जो तंत्र है तुम्हारा, क्या? रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसे आप क्या बोलते हो? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। पूछा गया है बहुत बार कि रक्त परिसंचरण तंत्र है जो इसकी खोज की थी वो हमारे विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विलियम हार्वे के द्वारा। अगर ये ना पूछे तो साथ ही साथ आपसे सन पूछ लेगा। सन था हमारा 1628। क्या था? सन 1628। और पूछा जाए कि ये जो रक्त समूह था, क्या? जो रक्त समूह था जिसे आप ब्लड ग्रुप कहते हो, ब्लड ग्रुपों की संख्या कितनी है? 4 हमारे ब्लड ग्रुप है, ए बी ओ ए बी है, हमारे 4 ब्लड ग्रुप है। इन चारों में आपसे पूछा जाए कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो वो की थी कार्ल लैंड स्टीनर भाई साहब ने। किसने? कार्ल
लैंड स्टीनर, लैंड स्टीनर, ठीक है, कार्ल लैंड स्टीनर। ध्यान रखना क्या, कार्ल लैंड स्टीनर। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हीमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है और जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी रक्ताणु उत्पत्ति होता है, ऑप्शन हो जाएगा क्या, थैलीसीमिया। थैलीसीमिया इसका जवाब हो जाएगा। अगर 25 देखें क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे संवहन ऊतक क्या होते हैं, जो स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम होते हैं वो अपने टेरिडोफाइटा होते हैं, क्या होते हैं, अपुष्पी होते हैं, अपुष्पी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, कह रहा कि मेलाटोनिन, डोपामाइन या नॉर एड्रेनालिन और थायरॉक्सिन सहित हमारे मस्तिष्क के रासायनिक संदेश वाहकों के उत्पादन के लिए कौन सा अमीनो एसिड आवश्यक है। ये सारे के सारे आपके कोई ना कोई अमीनो एसिड है। अगर आप अमीनो एसिड का टॉपिक पढ़ोगे वहां पे मिलेंगे, ऑप्शन दिए वेलिन या फेनिल एलानिन, सी दिया गया ल्यूसीन या ट्रिप्टोफैन। तो जो इसके लिए हो जाएगा मेलाटोनिन और डोपामाइन, नॉर एड्रेनालिन और साथ ही साथ थायरॉक्सिन के सहित। तो इसका जो जवाब हो जाएगा फेनिल, फेनिल एलानिन, फेनिल एलानिन, यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है फेनिल एलानिन, वो आपका राइट हो जाएगा 26 का। 27 क्या कह रहा कि निम्नलिखित में से किस अनाज में ओरिजेनिन होता है। ओरिजेनिन क्या होता है, ओरिजेनिन, ओरिजेनिन होता है, ठीक है। तो गेहूं में क्या होता है, ग्लूटेन पाया जाता है। चावल जो होता है क्या होता है, चावल, इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा ओरिजेनिन होता है। और साथ ही साथ अगर पूछा है कि सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, सर्वाधिक प्रोटीन की बात की जाए तो सर्वाधिक प्रोटीन आपका किसमें पाया जाता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन आपका सोयाबीन में हो जाएगा, ठीक है। अगर दाल हो तो आपका दाल भी ऑप्शन में होगा, लेकिन सर्वाधिक आपका यहाँ से इन ऑप्शन के अनुसार सोयाबीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लो 28, कह रहा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से ऑप्शन की बात कर लो, 4 ऑप्शन दिए गए, बेरी बेरी, रमतौदी, स्कर्वी या सूखा रोग। तो बेरी बेरी विटामिन बी1 की कमी से, किसकी कमी से, विटामिन बी हो या विटामिन बी1 हो, बात एक ही है, ठीक है। रतौंधी, रतौंधी विटामिन ए से हो जाता है आपका, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हो। इसी के साथ साथ एक रोग और होता है, वो होता है जीरोफथैल्पिया। क्या होता है, जीरोफथैल्पिया, जीरोफथैल्पिया। ये भी रोग आपका विटामिन ए की कमी से हो जाता है। स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी से हो जाता है। और साथ ही साथ सूखा रोग, सूखा रोग यानी रिकेट्स, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से हो जाता है। किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से, ठीक है। अगर नाम की बात करो तो विटामिन बी1 थाइमीन हो जाता है, विटामिन ए आपका रेटिनॉल हो जाता है, विटामिन सी आपका एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है, विटामिन डी आपका कैल्सीफेरॉल हो जाता है। अगर आपको रतौंधी होती है या विटामिन ए की समस्या होती है तो सर्वाधिक विटामिन ए किसमें पाया जाता है, गाजर में। किसमें, गाजर में यानी कैरेट में। आंखों से अगर कोई भी संबंधित समस्या है, आंखों से संबंधित कई बीमारी होती है, ग्लूकोमा, टैक्रोमा, रेटिना, ये जितनी भी बीमारी होती है आपकी किससे, मोतियाबिंद, ये सब आपके किससे, आंखों से संबंधित है। आंखों से संबंधित है तो आंखों से संबंधित के लिए क्या, विटामिन ए, और विटामिन ए सबसे ज्यादा गाजर में, ठीक है। सूर्य की किरणों से यानी सन रेज से विटामिन डी हो जाता है, सूर्य किरणों से, ठीक है। तो यह आपका हो जाता है विटामिन डी। सारी बातें क्लियर। नेक्स्ट 29, जो इसका जवाब हो जाएगा विटामिन ए की कमी से क्या, रतौंधी। 29 देखो क्या, रुडोल्फ लुडविग कार्ल विर्चा, नाम ध्यान रखना, रुडोल्फ लुडविग कार्ल विर्चा ने किस वर्ष अपना प्रसिद्ध सूत्र, प्रसिद्ध सूत्र इनका क्या था, ओमनिस सेलुल इंसुलेला प्रतिपादित किया था, जो कोशिका सिद्धांत की नींव का हिस्सा बना। अगर बात कोशिका सिद्धांत की आई है तो एक क्वेश्चन यहां से बन जाता कि जो कोशिका सिद्धांत था ये किसके द्वारा दिया गया था। जो कोशिका सिद्धांत था, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो आप ध्यान रखना, जो स्लाइडन एवं स्वान भाई साहब थे। कौन, स्लाइडन एवं स्वान, स्लाइडन एवं स्वान। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा दिया गया था। ये तो इसका जवाब हो गया कोशिका सिद्धांत। और एक क्वेश्चन आपका इसी में छुपा हुआ है कि किसने ओमनिस सेलुल इंसुलेला जो प्रतिपादित किया था, किसके द्वारा,
रुडोल्फ लुडविग कार्ल विर्चा के द्वारा। एक क्वेश्चन यहां से बन गया। और जो क्वेश्चन है पूछा गया कि किस सन में प्रतिपादित किया गया था, तो चार ऑप्शन 1840, 1869, 1835 और साथ ही साथ 1855। तो ध्यान रखना जो इसका होगा 1855 यानी डी ऑप्शन। 1855 में रुडोल्फ लुडविग कार्ल विर्चा ने जो सूत्र दिया था ओमनिस सेलुल ई सुलेला, इसको दिया था 1855 में। कोशिका सिद्धांत की नींव का हिस्सा आगे चल के बना। और कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा दिया गया। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ 30 क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकन और टाइकोइक अम्ल की कई परतों के साथ मोटी कोशिका भित्ति होती है? जीवाणु, जीवाणु जिसे आप क्या कहते हो बाबू? बैक्टीरिया। क्या कहते हो? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से संबंधित कई सारे रोग हैं। अगर आप रोगों को देखोगे तो कुछ रोग आपके लिख के बता देता हूं मैं, ठीक है। एक आपका यहां से फेमस रोग है गोनोरिया रोग बोला जाता है, ठीक है, ये आपका इससे हो जाता है। एक आपका फेमस टिटनेस, टिटनेस भी इसी से हो जाता है। निमोनिया, कोड़ या कुष्ठ रोग जिसे लेप्रोसी बोलते हो, क्या? कोड़ या कुष्ठ रोग जिसे लेप्रोसी बोल देते हो। एक इसी से आपका होता है सिफिलिस रोग, सिफिलिस रोग। इसी से आपका एक हो जाता है टीबी रोग, टीबी के ही अन्य नाम है ट्यूबरक्लोसिस, इसी को आप क्षय रोग बोल देते हो, या इसी को कभी कभी तपेदिक, मतलब टीबी के ही कई रोग हैं, क्या? चार नाम, तपेदिक, ट्यूबरक्लोसिस या क्षय रोग, ये सब इसी के हैं। और टीबी अगर आपको होती तो इसमें बच्चों के एक टीका लगाया जाता है जिसका नाम है बीसीजी का टीका। किसका? बीसीजी का। अगर बात बीसीजी के फुल फॉर्म की जाए, बीसीजी के फुल फॉर्म की जाए तो जिसका नाम है बैसिलस कॉलमेट गुरीन। क्या हो जाएगा बाबू? बैसिलस कॉलमेट, बैसिलस कॉलमेट गुरीन, ये आपका इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगर पूछा जाए कि टीबी से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो जब टीबी होगी तो हमारे शरीर में जो फेफड़े होते हैं, जो फेफड़े यानी लंग्स होते हैं, वो प्रभावित होंगे। इसके अलावा भी अभी कई सारे रोग हैं जो आपके जीवाणु से फैलते हैं। कभी मौका मिला नेक्स्ट क्लास में या वीडियो में तो आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन में कहा गया किसी जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकन और टाइकोइक अम्ल की कई परतों के साथ मोटी कोशिका भित्ति होती हैं। चार ऑप्शन दिए, साल्मोनेला एंट्रिका या एस्चेरिचिया कोलाई जिसे आप ई कोली बोलते हो, आंत में पाया जाता है। स्यूडोमोनास एरुगिनोसा या लास्ट ऑप्शन है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। तो ध्यान रखना जो इसका सही जवाब है स्टेफिलोकोकस ऑरियस यानी 30 का डी। अगर बात आपसे कर ली जाए 31 नंबर की, 31 नंबर की कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो किसमें पानी में घुलनशील है? पानी में घुलनशील है तो आपको सारी बातें बताई गई विटामिन पे, फिर से देख लेना कुछ बातें। अगर विटामिन की बात की जाए तो इसकी खोज बताई थी सी फंक ने की थी। कई सारे विटामिन थे, 6 विटामिन थे, विटामिन ए बी सी डी ई और के। अगर उसमें से पूछा जाए 2 विटामिन आपके जल में घुलनशील थे, 4 विटामिन आपके वसा में घुलनशील थे। जो जल में घुलनशील थे वो वाटर सॉल्युबल हो गए आपके, और जो वसा में घुलनशील थे यानी फैट सॉल्युबल हो गए। फैट सॉल्युबल, बात समझ में आ रही? फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। जो आपके वाटर सॉल्युबल थे विटामिन बी और सी, कौन से? विटामिन बी और सी। और जो वसा में थे वो आपके एडक यानी ए डी ई के, या आप कीड़ा पढ़ सकते हो, या आप कीड़ा पढ़ सकते हो, जो चाहो उससे आप याद कर सकते हो। तो जो जल में घुलनशील विटामिन है वो हमारे विटामिन बी और सी हो जाते हैं। इसके बाद सारी बातें आपको कराई गई हैं, लेकिन अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है, बी हो जाएगा 31 का बी, ठीक है। 32 की बात की जाए कि निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? अब त्वचा के रंग की बात की जाए, बालों की बात की जाए, या त्वचा की जो खाल है उसकी बात की जाए, तो इन सभी को आप ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे कि इसमें कौन है जो इसके प्रति जिम्मेदार है? तो ध्यान रखना मेलानिन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मेलानिन, मेलानिन या मेलेनिन। जो ऑप्शन में आपको मिल जाए वो इसका करेक्ट जवाब होगा। त्वचा, खाल, बाल किसके द्वारा? मेलानिन के द्वारा। अगर बात 33 की कर ले, अगर बात 33 की करें, क्या कह रहा है कि पौधे की एक ऐसी प्रजाति है जिसमें या जिसने कम पानी वाले वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलन किया,
अनुकूलन किया, ऑप्शन मरुधिद, जलीय पादप, समोदिद या थैलोफाइटा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या 33 का ए, 33 का ए मरुदिद। निम्नलिखित में से कौन सा फफूंद से होने वाला एक रोग है? तो फफूंद से जो होता है त्वचा शोथ होता है। हैजा आप सभी लोग जानते हैं कि होने वाला किससे, जीवाणु से। हैजा वहां से हो जाता, पीलिया, पोलियो, इंडिगो फेरा, ये सारे रोग हैं। लेकिन आप ध्यान रखो कि जो फफूंद यानी कवक से होता है त्वचा शोथ, जिसे डर्मेटाइटिस कहते हो। ठीक है, 35 देखो, संघ इकाई डर्मोएटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? गोलक्रमी कटगुहिका, जठर संबंधी प्रभुआ, जठर संबंधी प्रभुआ या प्रभुआ उपस्थित, जिसे द्विपक्षीय सम्मिति बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी वो इसका सही हो जाएगा। ये सीधे सीधे आपको भैया क्वेश्चन याद करके जाने हैं। क्या करने हैं? ये क्वेश्चन आपको सीधे सीधे याद करके जाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कह रहा कि गैल्वनीकरण जो हमारा है, यह सद्रलेपन वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे को लगने से बचाने के लिए इस पर एक पतली परत चढ़ाई जाती है। तो आप ध्यान रखना, जो गैल्वनीकरण है हमारा, क्या गैल्वनीकरण, गैल्वनीकरण, इस पर एक परत चढ़ाई जाती है। किस चीज की परत चढ़ाई जाती है? तो हमारा होता है जस्ता, जस्ता यानी जिंक, जो ऑप्शन 1 में दिया गया है, 36 का ए हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट 37 की, निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग इसके आर्द्रताग्राही गुणों के कारण मॉइस्चराइज ये क्रीम और साबुन में किया जाता है? तो ध्यान रखना, फ्रेयॉन, एथनॉल, गैलेना, इनका उपयोग नहीं किया जाता है। तो किसमें? मॉइस्चराइजिंग जो क्रीम होती है, अगर आपकी स्क्रीन है ये ऐसे क्लिक करोगे तो क्रैक का निशान बनता है। तो मॉइस्चराइज के लिए जो यूज किया जाता है या साबुन में जो यूज किया जाता है वो ग्लिसरॉल होता है। क्या होता है? ग्लिसरॉल, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है फिर? कह रहा किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल और क्षारक, ये क्वेश्चन है आपका। अम्ल, क्षार और लवक, अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट का है। तो अम्ल और क्षारक के बीच जो होने वाली अभिक्रिया है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी 38 का सी हो जाएगा। 38 का सी। 39 देखो, संगमरमर का रासायनिक नाम। जो संगमरमर है वो होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। बाबू क्या होता है? वो होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बाबू? कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है। ठीक, ये हो जाता है आपका जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर इसी कह दोगे, क्या कह दोगे? संगमरमर, ऑप्शन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग विंशक्रामक के रूप में जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? टेफ्लॉन, फॉस्फर, एथेनॉल या क्लोरीन? तो किसका? क्लोरीन का किया जाता है। क्लोरीन, जिसका Cl इसका प्रतीक होता है और इसका जो होता है 17 एटॉमिक नंबर होता है। ध्यान रखना आप। और ये हैलोजन ग्रुप की गैस है। ठीक है, हैलोजन ग्रुप की। बात 41 की करो, सिरका। सिरका जिसे हमने कल आपसे कहा था, जिसको मैंने आपसे कल बताया था, जो सिरका है इसको हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड बोला जाता है। अगर बात फॉर्मूले की जाए तो CH3COOH होता है, या इसी को एथेनोइक अम्ल कहते हैं। क्या? इसी को एथेनोइक अम्ल भी कह देते हैं। क्या? एथेनोइक। सारी बातें ध्यान रखना। और चीटियों के डंक में पूछा गया तो फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल। 41 का डी हो जाएगा। बात करो किसकी? लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया। अभी तो बताया कि जिसे गैल्वेनीकरण कहते हो। क्या कहते हो? गैल्वेनीकरण कहते हो बाबू। तो वही तो होता है हमारा लोहे पर जिंक की परत, जिसे हम लोग यसद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 42 हो गया। 43 की अगर बात कर लो, 43 की बात करो, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला आवत सारणी का सबसे भारी तत्व। जो सबसे भारी तत्व है, क्या है? प्राकृतिक भारतीय भारी तत्व, आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व क्या है? सबसे भारी तत्व कौन सा है? यूरेनियम, यूरेनियम, यूरेनियम।
जो ऑप्शन में आपके दिया गया है बी ऑप्शन। 44 कह रहा कि का उपयोग ऐसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा निके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता। पायसीकरण, कार्बोनेशन, ऊर्ध्वपातन या आसवन। तो ये क्या होता है हमारा? आसवन हो जाता है बाबू। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपको याद करके जाने, और कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। एनए में आपके इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनए में आपके इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखना आप। कह रहा आधुनिक आवर्त सारणी के जनक, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक। वैसे तो जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी थी हेनरी मोजले भाई साहब के द्वारा दी गई थी, लेकिन आपके क्वेश्चन में हेनरी मोजले का ऑप्शन नहीं है, तो किसका? दिमित्री। ये आपका भित्री नहीं है बाबू, मित्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिमित्री। दिमित्री पूरा नाम था मेंडलीफ, दिमित्री मेंडलीफ। ये रूस के रहने वाले थे और आपके इन्हीं ने दिए थे, जो ऑप्शन नंबर बी में है ये राइट हो जाएगा आपका। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु सोने और चांदी का संयोजन है? सोने और चांदी का जो संयोजन है क्या है? इलेक्ट्रम है, कांस है, सोल्डर है, कॉन्टेंटन है। कॉन्टेंटन है। तो आप ध्यान रखना बाबू, ध्यान रखना कि जो सोने और चांदी का संयोजन है, क्या? जो सोने और चांदी, सोने और चांदी का है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रम। इलेक्ट्रम यानी ऑप्शन नंबर ए। 47 की बात अगर करो, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है? तो विभिन्न रूपों में जो पाई जाती है, ये हो गया लिथियम Li, पारा आपका हो गया मरकरी Hg, पोटेशियम हो गया आपका K, और जो अधातु की बात की जाए तो कार्बन, कार्बन आपका C612 हो जाता है। ये आपका परमाणु संख्या और ये परमाणु भार। तो आंसर हो जाएगा कार्बन। वह प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक रबड़ को, अगर आपके पास रबड़ है प्राकृतिक और इसको आपको उछालने स्वरूप बनाना है, जैसे आपकी छोटी वाली बॉल होती है, छोटी वाली बॉल होती है, आप उसको पटकते हो और बहुत ऊपर उछलती है, तो ये आपकी क्या है? ये यही प्रक्रिया है कि वह प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत और लोचदार बनाने के लिए सल्फर के साथ प्रयोग किया था। किसके साथ? सल्फर के साथ। तो जो प्रक्रिया होती है वो आपका वल्कनीकरण कहलाती है, वल्कनीकरण कहलाती है, वल्कनीकरण कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है? किसमें? नारियल के तेल में पाया जाता है। तो ध्यान रखना, जो नारियल का तेल है लॉलिक अम्ल पाया जाता है, लॉलिक अम्ल पाया जाता है। लास्ट है आपका क्या? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम। तो जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो CO2 होती है, और इसका दूसरा नाम जो है वो ड्राई आइस है। क्या है बाबू? ड्राई आइस। तो ये आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। ड्राई आइस यानी ऑप्शन नंबर ए। तो आपको 50 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब आपको करना क्या है? इन क्वेश्चनों को रिवीजन करते हुए चलना है। और ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 51 था, जो आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराए गए हैं। जो साइंस का वेटेज है आप दूसरे चैनल पे एक बार विजिट करके देखना, और अपने चैनल पे जो पढ़ा है, जो कंटेंट है बहुत ही गजब का कंटेंट है, बहुत ही गजब का कंटेंट है। आप इसको एक बार बस मेहनत से पढ़ते जाओ। ठीक है। तो हम सभी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। अब आपका काम है कि बस मेहनत से इसको पढ़ते जाओ। अपना काम हो चुका है और हम लोग जो दे रहे हैं वो आपके लिए पर्याप्त है। इसके आगे आपको कहीं भी जुड़ना नहीं है, बस यहीं से आपको अपना कंटेंट तैयार करते हुए चलना है। ठीक है। तो बस जुड़े रहिए सभी लोग, हम लोग आपके सपोर्ट में हैं। जय हिंद, धन्यवाद।